हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है डेली डोज न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर। इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरपीएससी, यूपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के जो सबसे हॉट टॉपिक हैं। आज के सबसे हॉट टॉपिक कौन से हैं? आज के सबसे हॉट टॉपिक हैं, एक तो इंडिया और रशिया रिलेशनशिप के ऊपर, कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन सर आ रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर विजिट के ऊपर हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंडिया रशिया रिलेशनशिप के ऊपर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो रुपए के अंदर जो डिवैल्यूशन हो रहा है, रुपए का जो रुपए जो 90 के पार हो चुका है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और जितने भी न्यूज होंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया रशिया रिलेशन। इंडिया रशिया रिलेशनशिप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये न्यूज क्यों आई है? न्यूज इसलिए आई है कि पुतिन हमारे इंडिया के अंदर गेस्ट हैं अभी इस टाइम पे, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। अब इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप को हमें हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकली रशिया हमारा ट्रेडिशनल बहुत बड़ा अच्छा पार्टनर है। किस तरीके से इंडिया रशिया रिलेशन इवॉल्व हुए हम देखते हैं इसके अंदर। इंडिया रशिया रिलेशन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एंगल क्या है। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंगल के अंदर हमारे क्या है, हम जितने भी प्लेटफॉर्म है जैसे कि एससीओ है, ब्रिक्स है, जितने भी 2+2 रिलेशन, इन सभी के अंदर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। फिर दूसरे के अंदर हम देखते हैं रशिया आल्सो इंडिया परमानेंट, रशिया सपोर्ट करता है इंडिया की परमानेंट सीट कहां पे? यूनाइटेड नेशंस के अंदर। और क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? डिफेंस एंड सिक्योरिटी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए रशिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इंडिया का जितना भी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने के लिए रशिया का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो सबसे पहले इंडिया को किसी कंट्री ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो है रशिया। ब्रह्मोस का नेम जो है ब्रह्मपुत्रा, और जो रशिया के मॉस्को है उससे रिलेटेड है। उसके अलावा रशिया ने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, डिफेंस के अंदर किस में सपोर्ट किया? एक S-400 है, S-400 के अंदर उन्हें। उसके अलावा फाइटर जेट जो एयरफोर्स के अंदर जो फाइटर जेट है Su-30, उसके अंदर भी उनका बहुत बड़ा। इस तरीके से बहुत सारे एरियाज डिफेंस के अंदर हमारा मेजर पार्टनर है रशिया। अभी न्यूक्लियर सबमरीन्स की डील भी चल रही है न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर, तो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, हर चीज के अंदर हमें जो स्ट्रेटेजिकली डिफेंस के अंदर हमें सपोर्ट करता है वो रशिया है। उसके अलावा हम देखते हैं डिफेंस रिपोर्ट के अंदर हमने देखा है कि मिग जितने भी थे सारे के सारे ज्वाइंट रिसर्च भी करता है, तो रशिया हमारे डिफेंस के अंदर एक मेजर पार्टनर है। उसके अलावा हम देखते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी का आजकल डेवलपिंग कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एनर्जी की नीड। एनर्जी की नीड कैसे कैसे फुलफिल हो सकती है? न्यूक्लियर एनर्जी से फुलफिल हो सकती है। जो क्रूड ऑयल होता है वो भी हमारे एनर्जी का मेन सोर्स है। उसके अलावा वेरियस सोर्स है, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब है। तो इसके अंदर सबसे जो मेजर पार्ट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर हमारा सबसे बड़ा जो पार्टनर आज की डेट के अंदर है वो रशिया है। तो रशिया हमारी एनर्जी नीड को मीट करता है। यूएस के सैंक्शन के बावजूद भी इंडिया ने रशिया से तेल को इंपोर्ट करना कंटिन्यू रखा है। इसलिए हमें दिखाता है कि हमें रशिया की इतनी ज्यादा जरूरत है कि हमें रशिया के कंपैरिजन में यूएस के टैरिफ को भी हमने झेला है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी नीड के लिए। तो क्रूड ऑयल सप्लाई के अंदर हमारा नंबर 1 पार्टनर है अभी लास्ट मंथ तक क्रूड ऑयल, बिफोर द सैंक्शन ऑफ द यूएसए। उसके अलावा रशिया फॉरेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट रशिया किस चीज में पार्टनर है हमारा? न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर जिस टाइम पे इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था, पूरी दुनिया ने हम पे सैंक्शन लगा रखे थे। अमेरिका ने हम पे सैंक्शन लगा रहे थे, यूरोप ने हम पे सैंक्शन लगा। उस टाइम पे हमारे लिए 2 पार्टनर थे जिन्होंने हमें न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी के अंदर सपोर्ट किया। तो रशिया ने हमारे लिए कुन्नकुलम पावर प्लांट स्टेब्लिश किया। उसके अलावा हमें रशिया सपोर्ट करता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के अंदर हमारी एंट्री को, तो जो कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करते हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमी के अंदर रशिया हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्टनर है। क्यों? ट्रेड का मेजर पार्ट है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के अंदर हमें सपोर्ट करता है, चीप ऑयल हमें प्रोवाइड करता है एज कंपैरिजन टू मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, इन सब के कंपैरिजन में रशिया हमें चीप। उसके अलावा और भी ट्रेड हैं जो कि हमारे पेट्रोकेमिकल के ट्रेड के अलावा जो इंजीनियरिंग गुड्स है, हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ट्रेड के अंदर बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा है। ट्रेड इम्बैलेंस मतलब रशिया हमें एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है एज कंपैरिजन टू इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। इसका मेजर कारण क्या है? क्रूड ऑयल की सप्लाई। ठीक है,
उसके अलावा क्या रुपये रूबल के अंदर हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, हम यूएस डॉलर के अंदर एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं करते। अब इसका फायदा इंडिया को क्या है? इंडिया को फायदा ये है, जो रुपए गिरता है रुपए उठता है उसके अंदर फ्लक्चुएशन, मार्केट फ्लक्चुएशन से हम बिल्कुल दूर हैं। हम उनसे उनकी करेंसी है रूबल और इंडिया की करेंसी रुपए में ट्रेड करते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर रशिया हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है। क्यों? जब इसरो शुरुआत में बन रहा था उस टाइम पे स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए रशिया ने हमें सपोर्ट किया था आर्यभट्ट के अंदर, जो कि हमारा फाउंडेशन स्टोन था। आज हमारा इसरो बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में और कोई देश ने सहायता नहीं की थी। उस टाइम पे रशिया हमारे साथ खड़ा था। तो इस तरीके से देख सकते हैं। उसके अलावा हम कनेक्टिविटी में भी काम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी किसकी? सेंट्रल एशिया की प्लस इंडिया की। किसके थ्रू? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हम डेवलप कर रहे हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हम डेवलप कर रहे हैं। चेन्नई से व्लादिवोस्टोक तक हम सी रूट डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो हमने देखा कि क्रूड ऑयल के अंदर, एनर्जी नीड्स के अंदर, डिफेंस नीड्स के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर और मैरीन टाइम कनेक्टिविटी के लिए, हर चीज के अंदर ओवरऑल हमें जो है सपोर्ट करता है बिना कोई कंडीशन के अंदर, वो रशिया है। तो रशिया हमारा एक मेजर पार्टनर है और रशियन प्रेसिडेंट की यहाँ पे विजिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल ये जो रिलेशन है हमारे, ये किस चैलेंजेस से गुजर रहे हैं? जो ट्रेडिशनल पार्टनर है वो हमारा ट्रेडिशनल पार्टनरशिप जो है वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है वेस्ट का सैंक्शन किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। क्यों? रशिया यूक्रेन के अंदर अभी वॉर के अंदर है, तो वेस्ट सपोर्ट करता है किसको? यूक्रेन को। तो उस ऑटोमेटिकली उन्होंने सैंक्शन किसके ऊपर लगा रखे हैं? रशिया के ऊपर। तो रशिया का जो ट्रेड पार्टनर है उसके ऊपर भी ऑटोमेटिक सैंक्शन लगते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है, हम रशिया के जितना पास जाएंगे हम वेस्ट से उतने दूर होते जाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभी जो टैरिफ लगाए यूएस प्रेसिडेंट ने, ट्रंप ने इंडिया के ऊपर। यदि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करोगे तो आपको और ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा, जिसके कारण हमारे यूएस के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, हमारे यूरोप के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, जो कि वो भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि एक चैलेंज और क्या है? ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड इम्बैलेंस क्या है? ट्रेड इम्बैलेंस क्या है कि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं रशिया से। क्या चीज? सबसे बड़ा मेजर पार्ट है डिफेंस और क्या है? दूसरा क्रूड ऑयल। तो उसके कारण वो ज्यादा ट्रेड सरप्लस है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो इस ट्रेड डेफिसिट को दूर कैसे किया जाए? ठीक है, देखिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा तो रुपए और ज्यादा डाउन तो चला जाएगा। ठीक है। दूसरा है रुपये सरप्लस प्रॉब्लम। रुपये सरप्लस प्रॉब्लम किसके साथ है? रुपये सरप्लस प्रॉब्लम कहां पे रुपए सबसे ज्यादा इकट्ठा हो रहा है? रशिया के अंदर। यदि हम रुपए उनको देते जाएंगे, उनके पास रुपए में खरीदने के लिए कोई चीज नहीं होगी, तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है। डिक्लाइन इन डिफेंस इंपोर्ट। हमने देखा है पिछले 5-10 साल के अंदर जिस तरीके से डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अलग तरीके से ग्रो कर रही है, जिसके अंदर हम यूरोप से भी डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई कर रहे हैं। जैसे राफेल, हमने राफेल को प्रेफरेंस दी, फ्रांस के राफेल को एज कंपैरिजन टू हमने रशिया। दूसरा हमने क्या है, इजराइल से भी हम डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यूएस से भी डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जितने भी रिलेशनशिप है हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं उन चीजों को। तो इसके कारण हमारे क्या, रशिया के साथ जो ट्रेडिशनल पार्टनर था डिफेंस का, वहां पे कुछ कमियां आ रही हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। तीसरा क्या है, जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटी। जियो पॉलिटिकल सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? आज की डेट के अंदर रशिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना। तो जितना रशिया और चाइना पास आएंगे उतना हमारे लिए खतरा है। क्यों? यदि रशिया न्यूट्रल रहता है, इंडिया चाइना, मान लो फ्यूचर के अंदर कोई इंडिया चाइना वॉर होती है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, यदि चाइना से भी उतना ही ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होगा तो हमें सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे केस के अंदर हम क्या अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए हमें वेस्ट का साथ भी चाहिए। इसलिए हमारे लिए यूएस भी इंपॉर्टेंट है, यूरोप भी इंपॉर्टेंट है और रशिया भी इंपॉर्टेंट है। और रशिया और चाइना की जितनी ज्यादा रिलेशन बढ़ेंगे डिफेंस के अंदर, ट्रेड के अंदर, वो सारे के सारे हमारे लिए और ज्यादा आने वाले टाइम पे नुकसानदायक होंगे। क्यों? इन द केस हम किसी स्ट्रगल के अंदर पड़ते हैं जिसके अंदर यूएस का इंटरेस्ट होगा, वहां पे हमें क्या, कभी रशिया का सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा। इसलिए हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इंडिया यूएस को कन्वर्जन, इंडिया यूएस रिलेशन को भी कन्वर्जेंस की जरूरत है। इंडिया यूएस रिलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर दुनिया के अंदर वो यूएस है। यदि यूएस हमारे पास सैंक्शन लगाता है तो हमारे ट्रेड के अंदर दिक्कत आएगी, ट्रेड के अंदर दिक्कत आएगी, हमारी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होगी। तो इसको भी बैलेंस करना है। रशिया चाइना रिलेशन जो कि इंक्रीज हो रहे हैं वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। रशिया अप्रोच टू द पाकिस्तान, जैसे हम जितना करीब जाएंगे यूएस के उतना रशिया पाकिस्तान के सपोर्ट में आएगा। ये भी हमारे लिए एक दिक्कत आती जा रही। तो और रिसेंट में जो सैंक्शन लगे हैं, सैंक्शन यूएस के हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के कारण उन्होंने काटसा लगाया था। तो ये सारी चीजें हमारे लिए अब चैलेंज है।
तो हमने देखा इंडिया रशिया रिलेशनशिप। इंडिया रशिया रिलेशनशिप के अंदर हमने कौन कौन से मेजर पार्ट देखे। हिस्टोरिकली रशिया हमारा डिफेंस पार्टनर है, रशिया हमारा एनर्जी पार्टनर है, रशिया हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर पार्टनर है इसरो को स्टेब्लिश करने में, ट्रेड एंड इकोनॉमी के अंदर हमारा मेजर पार्टनर है, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हमारा मेजर पार्टनर है। इसके अलावा हमारे रिलेशनशिप में आज की तारीख में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि हमें यूएस के साथ भी बैलेंस करना है, हमें रशिया चाइना का जो ग्रोइंग पार्टनरशिप है उसके अंदर भी हमें अपने आप को स्टेबलाइज करना है, ताकि हमारा जब डिस्प्यूट हो चाइना के साथ उस टाइम पे रशिया न्यूट्रल की बजाय हमारे सपोर्ट में। तो हमने देखा इंडिया रशिया रिलेशनशिप कैसे इवोल्व हुआ पिछले 50 साल के अंदर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके अंदर। तो हमने देखा इंडिया रशिया के रिलेशन कैसे इवोल्व हुए। तो इसके अंदर हमने कवर कर लिया आपका आज का इंडियन एक्सप्रेस भी कवर कर लिया, द हिंदू भी कवर कर लिया, दैनिक भास्कर और पत्रिका, जो कि सबकी मेन हेडिंग यही थी। तो हमने इसका बैकग्राउंड भी देख लिया। अगली सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज जो है वो कोई भी न्यूज़पेपर देखेंगे आप, उनके सबकी मेन हेडलाइन है कि रुपए 90 पार चला गया डॉलर के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है $1 के बदले में कल जो हमारी रेट थी 88 89 रुपीज थी, वो आज $1 के बदले में 90 रुपए हो गई है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है हमें कोई भी चीज $1 की खरीदनी थी, मान लो हमें यूएस से कुछ प्रोडक्ट लेना है, मोबाइल लेना है, वो $1 का था, उसके बदले में कल हम 88 रुपए दे रहे थे, आज हमें लेंगे उसको बदले में 90 रुपए देने पड़ेंगे। 90 रुपए देने पड़ेंगे तो रुपए की वैल्यू एज कंपेरिजन टू डॉलर कम हो रही है। प्रोडक्ट तो सेम ही आ रहा है, एक प्रोडक्ट एक मोबाइल आ रहा है, लेकिन इसके अंदर रुपए की वैल्यू कम हो रही है। रुपए की वैल्यू कम हो रही है तो सबसे बड़ी बात आती है आज के न्यूज़पेपरों के अंदर, हर न्यूज़पेपर के अंदर यही है कि रुपए 90 पार है, रुपए 90 पार है। लेकिन इसके कारण क्या है? हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इसके रुपए जो डिवेल्युएट हो रहा है, रुपए की डेप्रिसिएशन हो रही है, रुपए जो गिरता जा रहा है, उसके मेन कारण क्या है? तो इसके अंदर सबसे बड़ा आर्टिकल है जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनके इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल है। उसके अलावा दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका के अंदर ये वाइडली कवर किया गया। तो मेन जो आर्टिकल्स है मैंने एक जगह क्लब कर लिए। तो सबसे पहले क्या है? हेडिंग क्या है? रुपये क्रॉस 90 मार्क, ये हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस की। डॉलर अनसर्टेनिटी इन डील एंड यू। तो सबसे पहले बात ये होती है ये रुपए गिर क्यों रहा है, कारण क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और इसके सॉल्यूशन क्या है। कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है। तो सबसे पहले इसका कारण देखते हैं। कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है? ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट होता क्या है? हमारा ट्रेड, हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं, मान लो 100 रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं 200 रुपए का, तो 100 रुपए जो गैप है उसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो ये ट्रेड डेफिसिट इंडिया का पिछले 2-3 महीने से बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे। यूएस ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाए, ट्रेड व टैरिफ वॉर चल रही है, जिसके कारण हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री जिसके अंदर हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे वो यूएस, तो हमारा एक्सपोर्ट 13%, 14%, 20% तक डिक्लाइन होता ही जा रहा है। तो इसके कारण ट्रेड डेफिसिट, तो जितना ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, जितना कि हमारे ट्रेड के बीच में गैप आएगा, उतना रुपए गिरता चला जाएगा। क्योंकि हमें क्या है? डॉलर चाहिए, डॉलर जितने आएंगे उतना रुपए स्ट्रेंथन होगा, लेकिन डॉलर आ नहीं रहे, हम रुपए देते जा रहे हैं, तो रुपए की वैल्यू गिरती चली जा रही है एज कंपैरिजन टू डॉलर। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके अंदर क्या बता रहे भाई? ट्रेड डेफिसिट के पीछे भी एक मेन कारण क्या है? ट्रेड डेफिसिट के पीछे मेन सबसे बड़ा कारण है यूएस और इंडिया की ट्रेड डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई, और सभी कंट्रीज ने, चाइना ने भी ट्रेड डील फाइनलाइज कर ली है, वियतनाम ने कर ली, हमारे कॉम्पिटिटर जितने भी हैं वर्ल्ड के अंदर उन सभी ना किसी तरीके से ट्रेड डील को फाइनलाइज कर लिया, लेकिन हमारी ट्रेड डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। दूसरा सबसे बड़ा कारण। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे ये रुपए की डेप्रिशिएट होने का, वो सबसे बड़ा कारण ये है डॉलर का आउटफ्लो। डॉलर का आउटफ्लो का मतलब क्या है? डॉलर के आउटफ्लो का मतलब ये है कि जो एफपीआई, जो इन्वेस्टर पिछले 2-3 साल से लगातार इंडिया के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, कोई $1 मिलियन लेके आ रहा था, कोई $2 मिलियन लेके आया, तो अमेजन कभी इतने का इन्वेस्टमेंट करेगा, एप्पल इतने का इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वो इन्वेस्टर्स अपने पैसे इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं। इन्वेस्टर जब अपने पैसे इंडियन मार्केट से निकालता है तो वो डॉलर के अंदर अपने पैसे लेके जाता है। तो इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होना था, जो डॉलर आना था, वो डॉलर हमें मिला नहीं, तो डॉलर नहीं मिला तो हमारे रुपये वैसे वीक हो गया। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो एफपीआई का आउटफ्लो हो रहा है डॉलर के रूप में, वो सबसे बड़ा कारण है। तो ये कंटिन्यूअस देखने को मिल रहा है पहले 2-3 महीने से, क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था उसके बदले में आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, इन्वेस्टर छोड़ के जा रहे हैं इन कंट्री।
ठीक है। चौथा सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ गोल्ड और सिल्वर मेटल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और ये सीजन जो कौन सा सीजन चल रहा था, वेडिंग सीजन है, त्योहारी सीजन, नवरात्रा से शुरू हो गया, हमारे धनतेरस तक चलता है सारा का सारा। इस सीजन के अंदर हमने सबसे मैक्सिमम गोल्ड को इंपोर्ट किया है। गोल्ड जब हम इंपोर्ट करते हैं, मेटल जब हम इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, तो वो डॉलर के अंदर करते हैं। तो हमने तो डॉलर दे दिए, लेकिन हमारे यहाँ से कोई चीज बिकी नहीं, इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई कोई चीज की बिक्री के अंदर। इसके कारण ट्रेड डेफिसिट हो गया। ट्रेड डेफिसिट हो गया तो रुपए गिर गया। ठीक है, तो हमने मेजर कारण देखे रुपये की डेप्रिसिएशन के। रुपये की डेप्रिसिएशन के मेजर कारण क्या है भाई, हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, ट्रेड डील हो नहीं रही यूएस के साथ। फिर गोल्ड को हम और ज्यादा इंपोर्ट करते जा रहे हैं डॉलर के अंदर। फिर एफपीआई जो इन्वेस्टमेंट आने थे, वो एफपीआई इन्वेस्टमेंट जाते जा रहे हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल बोलते हैं इसको। तो ये मेन कारण हमारे बताएं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने। ठीक है, श्री वी अनंत नागेश्वर ने इन्होंने ये बताया। तो इन्होंने कहा आई एम नॉट लूजिंग स्लीप ओवर इट, मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को कंटिन्यूसली इस चीज को मॉनिटर कर रहा हूं। अब इसके अंदर क्या हो सकती है, पॉसिबल क्या हो सकता है इस चीज को रेगुलेट करने का, उस चीज को कंट्रोल करने का। सबसे बड़ी इसके अंदर ये हो सकता है कि हमें सबसे पहले क्या, अमेरिका के साथ, यूएस के साथ हमें ट्रेड डील फाइनलाइज करनी चाहिए, ताकि हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट जो यूएस के अंदर होता है वो दोबारा से जंप करे। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास डॉलर आएगा, डॉलर आएगा तो रुपये वीकेंड दोबारा खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर जो एनर्जी प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे सबसे ट्रेड डेफिसिट का मेन कारण क्या है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को हमें चीपली लेना है, किससे, रशिया से लेना है। उसके अंदर भी हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा, किससे, यूएस और रशिया के साथ, जो कि अभी होने वाला है। पुतिन जी की विजिट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, यदि उनके साथ इतने सैंक्शन, जिस रेट से सैंक्शन लगे उस रेट को यदि वो सब कोई भी तरीके से कम करें तो हम क्रूड ऑयल को परचेज लो रेट पे कर पाएंगे, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए। और फ्लाइट ऑफ कैपिटल के लिए हमें कुछ ना कुछ पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या है, हमारे यहाँ और ज्यादा इन्वेस्टर आएंगे तो हमारे अपने आप इकोनॉमी बूम करेगी और रुपये स्ट्रेंथन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, हमने देखा इसके कारण क्या है, क्या किया जा सकता है, लेकिन एक चीज है जो हमने नहीं देखी, क्या है कि जब भी रुपए कम होता है, रुपये डिप्रिशिएट करता है, तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है, एक्सपोर्टर का। एक्सपोर्टर को और ज्यादा वैल्यू मिल जाती है उस चीज की एज कंपेरिजन टू। ये सारी चीजें हमने देखी है। रुपी अंडर स्ट्रेन प्रेशर ड्यू टू परसिस्टेंट, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का हमने कवर किया है। दैनिक भास्कर के अंदर भी सेम क्लिप मिलेगी आपको। बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर भास्कर के अंदर पैसे की वैल्यू घटी, डॉलर के मुकाबले रुपए पहली बार 90 पार आया तो फ्रंट जोन में बाहर निकले। तो गिरावट के अंदर इन्होंने डॉलर की मांग बढ़ी, डॉलर की मांग क्यों बढ़ रही है, ये सब देखा हमने। व्यापार में असंतुलन मतलब ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, हमारी करेंसी कितनी तेजी से, चिंता क्यों, जेब पर असर पड़ेगा, कमजोर रुपया। अब यदि रुपया कंटिन्यूअसली ऐसे ही डिप्रिशिएट करता रहा तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी इंपोर्ट करना। इंपोर्ट हम जो भी करेंगे वो महंगा इंपोर्ट होगा। जिस चीज के बदले में हमें पहले 80 रुपए देने पड़ रहे थे, उस चीज के बदले में हमें 90 देने पड़ेंगे। मान लो कल 100 पार भी चला जाए तो उसी चीज के बदले में हमें 100 रुपए देने पड़ेंगे। यदि हम 100 रुपए महंगी चीज आयात करेंगे, महंगी चीज आयात कर तो इकोनॉमी में क्या आएगा, इन्फ्लेशन, जो कि इकोनॉमी के लिए सबसे बुरी चीज होगी। महंगाई और बेरोजगारी दोनों मिलकर इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकती है। तो इसके लिए सरकार ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, उसके अंदर क्या डिसीजन लेती है हम देखेंगे कल। अब देखते हैं राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी हैपनिंग क्या हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो न्यूज है, 3 न्यूज है राजस्थान के अंदर। ये ऑफिशियल, यदि राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट देखें राजस्थान गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर सबसे बड़ी हैपनिंग हुई है, 3 पॉलिसी लॉन्च की है सरकार ने। कोई भी सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो उसका कुछ टारगेट होता है, कोई पहले से समस्या होती है उस सेक्टर के अंदर, उस समस्या को दूर करने के लिए वो पॉलिसी बनाती है और पॉलिसी बना के बाद में उसके ऊपर एग्जीक्यूट करती है। तो राजस्थान सरकार ने कौन सी पॉलिसी बनाई है, सबसे पहली सी पॉलिसी जो राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई है, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। अब ये इसके अंदर ट्रेड प्रमोशन के नाम से आपके क्या समझ में आता है? ट्रेड प्रमोशन के नाम से सबसे पहले मेरे को तो ये समझ में आ गया था कि राजस्थान सरकार ट्रेड को, व्यापार को बढ़ावा देना चाहती है। तो कौन से वाले ट्रेड के कौन से सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर के अंदर बढ़ावा देना चाहती है, स्मॉल सेक्टर को, एमएसएमई को बढ़ावा देना चाहती है, इसके अंदर हम देखते हैं। तो सरकार चाह रही है 10.5 लाख से अधिक खुदरा व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सरकार चाहती है जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं, एमएसएमई वाले, उन लोगों को उनके बराबर लाया जाए जो बड़े ट्रेडर हैं, ताकि उनकी क्षमता बढ़े। क्या आज की डेट में हो क्या रहा है, आज की डेट में ई कॉमर्स वेबसाइट और बड़े ट्रेडर जो होते हैं, छोटे ट्रेडर्स के मार्जिन को
न्यूट्रलाइज कर दे। क्यों? वही चीज यदि आपके घर के अंदर 10 रुपए में आ रही है, दुकान के ऊपर मिल रही है 12 रुपए में, तो कौन खरीदेगा दुकान से? वो सब स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट करेंगे। तो सरकार चाह रही है, तो इन जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो इसके अंदर हेडिंग भी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे समान अवसर छोटे व्यापारियों को उपलब्ध कराना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन जो एम है, ऑब्जेक्टिव है कि छोटे व्यापारियों को बड़े व्यापारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बराबर का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, 2000 ये कैबिनेट राज्य में खुदरा एवं थोक व्यापार सशक्त होगा। अब इसके अंदर होगा क्या भाई? ये ट्रेड पॉलिसी लागू होने के बाद खुदरा जो रिटेल है और थोक जो होलसेल है, इन सब के अंदर स्ट्रेंथ आ गई। एमएसएमई सेक्टर हमारा आगे बढ़ेगा। तो एमएसएमई को सरकार इसलिए प्रमोट करती है क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। यह नीति राज्य में 10.5 लाख से अधिक रिटेल स्टोर को तेजी से बढ़ते उपभोक्ताओं को, ठीक है। इसके अंदर और क्या? बाजार में निवेश। अब इससे क्या? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा भाई। छोटे छोटे रिटेलर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, यदि सरकार सपोर्ट करेगी, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट आएगा। बाजार और ऋण तक के आसान पहुंच उपलब्ध करवाने खुदरा थोक व्यापार एमएसएमई उद्योगों विकास के कार्य करेगी। सरकार क्या करना चाह रही है? अब सरकार इस पॉलिसी के थ्रू अब एमएसएमई को सरकार दे क्या सकती है? कोई भी बिजनेस को यदि सरकार सबसे पहले दे सकती है तो वो होता है लोन। तो सरकार बोल रही है कि हम बाजार एक तो मार्केट अवेलेबल कराएंगे प्लस ऋण लोन देंगे। इन छोटे जो 10.5 लाख जो रिटेल स्टोर वाले उन सबको हम चीपर लोन देंगे एज कंपैरिजन टू ई कॉमर्स और जो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं। अगला क्या है? इसके राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अभियान के, ताकि व्यापारी इकाइयों संचालन में सरल और सेवा। तो इन सब के अंदर हम रेगुलेशन को भी कम करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बढ़ाएंगे, लोन सस्ता देंगे। 10.5 लाख जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये इस पॉलिसी के अंदर। तो ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी हमने देख ली 2025। तो इसके अंदर पूछा क्या जा सकता है? इसके अंदर पूछा यह जा सकता है 10.5 लाख थोक एवं खुदरा वालों को सरकार मदद करेगी, लोन देगी। ये सब चीजें इसके अंदर पूछी जा सकती हैं। पूरी नीति पूछी जा सकती है कथन के अंदर। दूसरी पॉलिसी है नॉन रेजिडेंट राजस्थानी। अब ये न्यूज में क्यों आई है? सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहले 5-10 दिन से एक न्यूज चल रही है, नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों का प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। तो जिनको भी सरकार ने इनवाइट किया था उन लोगों ने कहा आपने पिछली बार जो प्रॉमिस किया था वो तो आपने पूरा किया ही नहीं। तो इसलिए सरकार उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एनआरआर पॉलिसी लेके आई। नॉन रेजिडेंट राजस्थानी, प्रवासी राजस्थानियों को निवेश को बेहतर इकोसिस्टम मिलेगा। अब भाई प्रवासी राजस्थानियों पे सरकार इतना जोर क्यों दे रही है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। सबसे प्रवासी राजस्थानियों पे कोई भी गवर्नमेंट इसलिए जोर देती है क्योंकि सबसे बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो हमारे लिए यही हैं। यदि हम देखेंगे सबसे ज्यादा मारवाड़ियों का ट्रस्ट देख सकते हैं हम, जो कि सबसे अच्छे इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सरकार इनको एज ए इन्वेस्टर प्लस इनकी मातृभूमि से जोड़ने का काम करना चाहती है। तो इसके अंदर सरकार क्या करेगी? प्रवासी राजस्थानियों राज्य के साथ सामाजिक, आर्थिक और हम सोशल सोसाइटी में आप इन्वेस्ट करो, मतलब एजुकेशन, हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करें, कल्चर के अंदर इन्वेस्ट करो, आर्थिक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो। तो सरकार इस उद्देश्य से लेके आई नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी लेके आई। इससे क्या? इन्वेस्टमेंट आएगा, ट्रेड बढ़ेगा, जो नॉलेज का आदान प्रदान का सबसे बड़ा एग्जांपल है। जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी, मान लो कोई यूएस के अंदर डॉक्टर है, वो अपनी यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले, या फिर कोई हमारे राजस्थान के लोग आगे बाहर जाके कोई आईटी सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं तो आईटी की स्किल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, कोई कंपनी खोले जिससे लोगों को रोजगार दें। तो सबसे पहले सरकार तो चाहती है इन्वेस्टमेंट मिले, इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इन्वेस्टमेंट तो सरकार क्या बोल रही है कि इस पॉलिसी के अंदर आप क्या करोगे भाई? अब एनआरआर बोल रहे हैं, अप्रवासी राजस्थानी बोल रहे हैं, हम कि देवोगे क्या पॉलिसी के अंदर? तो सरकार ने कहा सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर खोलूंगा तुम्हारे लिए। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल होती क्या है कि कोई भी राजस्थानी बाहर का नॉन अप्रवासी राजस्थानी है या फिर जो कि प्रवासी राजस्थानी है, प्रवासी राजस्थानी यहाँ पे पैसे लगाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो आए किसके पास? तो सरकार ने कहा आप सीधे के सीधे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर होगी, एक जगह होगी, एक एड्रेस होगा, उसके अंदर वहां पे जाके मिलिए, वो आपकी सारी की सारी समस्याएं दूर कर देगा। जमीन लेने की समस्या दूर कर देगा, रिको है तो जमीन दिला देगा, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिला देगा, हर चीज के अंदर जो रेगुलेशन है, बिल है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब करा देगा आपका। तो एक इसके अंदर क्या है? पहला पॉइंट क्या है? राजस्थान इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल बनेगी एक। दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट लाइसेंसिंग ऑफिसर से नियुक्त होंगे। अब एक सेल बना दिया आपने, एक ऑफिस खोल दिया। ऑफिस खोलने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके अंदर कोई आदमी तो बैठाओ, कोई सर्विस के थ्रू, कोई भी सर्विस का आदमी कोई भी हो सकता है, ट्रेड सर्विसेज का हो सकता है, कॉमर्स का सर्विसेज का हो सकता है। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लाइसेंसिंग ऑफिसर्स होंगे। तो
किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है, प्रवासी राजस्थानी को, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी को इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले इस ऑफिस के अंदर आएगा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर। किसको मिलेगा? इन्वेस्टमेंट लाइजनिंग ऑफिसर्स को। ऑफिसर्स के मिलने के बाद में कार्य आयोजन विभाग के समन्वय सुनिश्चित करेंगे। तो ये सबके सब काम कोऑर्डिनेट करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है। मान लो इन्वेस्टर है, कोई प्लांट लगाना चाहता है, उसको पोल्यूशन की क्लियरेंस चाहिए, तो वो हर दिन थोड़ा ना घूमेगा, पोल्यूशन डिपार्टमेंट के पास जाएगा, कभी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ऐसे नहीं जाएगा। ये लोग करेंगे इनका काम। तो एनआरआई इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, इन्वेस्टमेंट लाइजनिंग ऑफिसर। अब लाइजनिंग ऑफिसर भी बना दिया आपने, तो इन लोगों ने इन्वेस्ट किया, आपने ऑफिसर बनाया, ठीक है। इसके बाद राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर में इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त होंगे। अब राजस्थान फाउंडेशन क्या है? राजस्थान फाउंडेशन एक ग्रुप है जिसके अंदर क्या है, बाहर के जितने भी लोग हैं वो सब रजिस्टर होंगे। उसके अंदर क्या एक ग्रुप बना दिया सरकार ने, क्या उसके अंदर कोऑर्डिनेटर्स होंगे। तो इन लोगों को अट्रैक्ट करना है, राजस्थान की पॉलिसीज के बारे में बताना है कि अभी हमने ये पॉलिसी जारी की, हमने आप इस पॉलिसी के अंदर में, तो इनके अंदर इन लोगों को कोऑर्डिनेटर बना दिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल गठित की जाएगी। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल, मान लो मैं कोई आदमी राजस्थान का लंदन के अंदर रहता है, कोई भी हो सकता है, सुनील मित्तल सर भी हो सकते हैं जो कि मित्तल स्टील के मालिक है। अब उनको कौन बताएगा? राजस्थान गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च की है, तो ये बताएंगे राजस्थान फाउंडेशन इन्वेस्टर कोऑर्डिनेटर्स कि राजस्थान गवर्नमेंट जो आपकी होम टाउन है चूरू है, राजस्थान शेखावाटी में, यहाँ पे एक स्कीम लेके आई सरकार ट्रेड फैसिलिटेशन की, तो वो आएंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर के बाद में उनको नंबर मिलेगा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर। इनके अंदर वो इनसे कांटेक्ट करेंगे, फिर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल, मान लो किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से एरिया के अंदर बेहतर जमीन अवेलेबल है, कौन से एरिया के अंदर पानी अवेलेबल, जो सारे डॉक्यूमेंट, सारे डाटा जिसके पास होंगे वो ये होंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। राजधानी दिवस, अब राजधानी दिवस, प्रवासी राजधानी दिवस 10 दिसंबर, ये आप याद कर लीजिए। 10 दिसंबर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी सम्मान अवार्ड्स भव्य आयोजन, अब हम क्या इसको जो आयोजन होते हैं उसको और अच्छे लेवल पे करेंगे ताकि उनको सेंस ऑफ एसोसिएशन आए, उनको ये लगे कि मैं राजस्थान का हूं और इससे अभी भी जुड़ा हुआ हूं, कल्चर के, माटी की, हर चीज से अट्रैक्ट करने का तरीका है। प्रवासियों के लिए ग्लोबल यूथ कनेक्ट, सेलिब्रिटी राजस्थान डायस्पोरा, ये सब कुछ करेंगे सरकार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मान लो इनमें से कोई काम नहीं कर रहा, कोऑर्डिनेशन वाला, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल वाला काम नहीं करता, लाइजनिंग ऑफिसर काम नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर काम नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल वाले, तो आप सीधे शिकायत कर सकते हैं। शिकायत निवारण समन्वय स्थापित करने के लिए अलग से एक सेल बनाई जिसके अंदर ग्रीवेंस रिट्रेसल के लिए आपको हर चीज के लिए आपको बताया जाएगा, आप ये कीजिए। तो अभी हमने देखा राजस्थान सरकार की एनआरआर पॉलिसी, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी। तो इसके अंदर हमने देख लिया कि इसके अंदर कुछ नहीं है, सरकार चाह रही नॉन रेजिडेंट राजस्थानी इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार ने एक सेल बना दी, एक कोऑर्डिनेटर बना दिया, इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर हो गए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल हो गई है, और इनके ग्रीवेंस के लिए ये नियुक्त कर दिए हैं। तो ये थी हमारी दूसरी पॉलिसी जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कल लॉन्च की। अब तीसरी पॉलिसी देखते हैं। तीसरी पॉलिसी है राजस्थान पर्यटन नीति। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जितना पर्यटन का अपॉर्चुनिटीज है, हमारे यहाँ पर्यटन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, कोई भी एरिया के अंदर आप देख सकते हो, आप रिलीजियस टूरिज्म को देख सकते हो, नेचुरल टूरिज्म को देख सकते हो, एडवेंचर टूरिज्म को देख सकते हो, आप कोई भी एरिया के अंदर हम अछूते नहीं है। तो हम सरकार चाह रही है इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर और ज्यादा बढ़े, इसलिए सरकार टूरिज्म पॉलिसी लेके आई है। टूरिज्म पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है? निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन। सबसे पहले सरकार चाह रही है हम पैसा नहीं लगाने वाले हैं, हम क्या अट्रैक्ट करेंगे किसको? प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को, और उनको जो फैसिलिटीज चाहिए वो सब हम प्रोवाइड कराएंगे। पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन की बात की है। पर्यटन अवसंरचना, संरचना के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट राजस्थान में आते हैं खाटू श्याम जी में, तो वहां पे टॉयलेट्स को डेवलप करना, पार्किंग की फैसिलिटीज को डेवलप करना, रोड एंड हाईवे डेवलप करना, वहां पे स्टे के लिए होम स्टे की फैसिलिटीज डेवलप करना, ये सब चीजें सरकार डेवलप करके दे। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सरकार कनेक्ट करके देगी। कनेक्टिविटी को सुधारेगी, उस एरिया के अंदर कनेक्टिविटी, जैसे कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर आया था हर्ष पर्वत जो कि शेखावाटी के अंदर स्थित है, खाटू श्याम जी जो आता है, सालासर भी जाता है, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसे रिलीजियस स्पोर्ट को डेवलप किया जा सकता है। तो कनेक्टिविटी की दिक्कत है। स्वच्छता एवं सुरक्षा, स्वच्छता जरूरी है, क्लीनलीनेस, फिर बाद में सुरक्षा,
जो ट्रेवलर्स हैं उनकी सुरक्षा भी जरूरी है, सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे है। डिजिटल सुविधाएं, ब्रांडिंग मार्केटिंग को मजबूत करेंगे, राजस्थान के ब्रांड को हम मजबूत करेंगे। जैसे राजस्थान की मार्केटिंग टीम ने 5-7 साल पहले एक और स्लोगन बनाया था, जाने क्या दिख जाए, वो बहुत ज्यादा हिट हुआ था राजस्थान टूरिज्म का। पर्यटन इकाइयों का ठीक है, धार्मिक पर्यटन मार्गों का विकास एंड वन एंड धार्मिक क्षेत्रों के। दूसरी इसका एम क्या है, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देना, प्लस इसके अंदर इन्वायरमेंटल टूरिज्म, धार्मिक और वन एंड धार्मिक। जैसे धार्मिक के अंदर और रिलीजियस सर्किट बनाए जाएंगे जिसके अंदर लोग आए एक साथ सारे के सारे अंदर विजिट करें। वन के अंदर क्या टूरिज्म होगा, जैसे रणथंभौर है हमारा, सरिस्का है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी हैं जो कि लोग देखने आना चाहते हैं। फिर इसके अलावा शौर्य सर्किट बनाएगी सरकार। राजस्थान के लोगों का शौर्य, दम्य साहस तो हर जगह फेमस है, तो इस चीज के लिए बर्ड वॉचिंग सर्किट बनाएगी। बर्ड वॉचिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, केवलादेव, तो उसको प्रोजेक्शन मैपिंग, लाइट, साउंड, प्रीपेड टैक्सी बूथ, ये सारी फैसिलिटी हम सबको प्रोवाइड करें। ट्रेवल कार्ड, होम स्टे, पेइंग गेस्ट, ये सब चीजों के अंदर हम क्या लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। आगे क्या है, नीति में चयनित जिलों के विशेष पर्यटन क्षेत्र STZ, स्पेशल टूरिज्म जोन, ये एक नई चीज आई है। सरकार क्या कह रही है कि हम स्पेशल टूरिज्म जोन बनाएंगे, स्पेशल टूरिज्म जोन बनाएंगे जहां पे हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास ये चीज है। सिंगल वेब पोर्टल पे सारे इंफॉर्मेशन और PPP मॉडल, एक नई चीज आई है। प्राइवेट के पहले हमने बात करी, अब PPP, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, स्किलिंग करेंगे। टूरिस्ट आएगा तो हमें गाइड की भी जरूरत पड़ेगी, हमें हर चीज की स्किल के लोगों की जरूरत है। स्किलिंग, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देगी सरकार जो टूरिज्म की स्टडी करेंगे उसको। सांस्कृतिक विरासतें, स्थानीय क्राफ्ट को बढ़ावा देने, क्राफ्ट म्यूजियम। हमारे राजस्थान के अंदर क्राफ्ट का इतना ज्यादा एक्सपोजर है कि यदि हम उसको व्यवस्थित तरीके से प्रोजेक्ट करें तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सरकार कह रही है हम क्राफ्ट म्यूजियम बनाएंगे। क्राफ्ट म्यूजियम अलग अलग जगह, ऐसे अलग अलग जगह, ब्लू पोर्ट्री कहीं की फेमस है तो उसके रिलेटेड म्यूज, तो सारी पोर्ट्रियों का एक म्यूजियम बना देंगे जिसके अंदर लोग आएंगे, म्यूजियम देखेंगे और चले जाएंगे। उससे आने से हमें पैसा मिलेगा, म्यूजियम के जीर्णोद्धार के लिए टिकट लगेगी, उसके अलावा लोग रहेंगे, खाएंगे, सब चीजें। मोबाइल ऐप, डिजिटल संग्रहालय भी बनाएंगे हम, डिजिटल म्यूजियम भी बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे। वायबिलिटी गैप फंडिंग करेगी, एयर कनेक्टिविटी, वायबिलिटी गैप, प्रमुख मेले उत्सव को बहुत हाई लेवल पे। राजस्थान के अंदर त्योहार और मेले कभी खत्म नहीं होते, तो जितने भी मेले और त्योहार हों उन सबको हम हाई लेवल के ऊपर क्या आयोजित करेंगे। एस्ट्रो टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, क्लिनरी मतलब खाने पीने से रिलेटेड बड़े मनोरंजन प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। और सुरक्षा के लिए हम सबसे ज्यादा अलग से टास्क फोर्स बनाएंगे, 24/7 कॉल सेंटर बनाएंगे, ये सब चीजें इन्होंने बताई है। तो राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी राजस्थान के अंदर हमने देखी, ये सारी की सारी कल रिलीज होगी। तो हमने कौन कौन सी देख ली, NRR पॉलिसी, नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों को इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार कौन कौन सी पॉलिसी लेके आएगी, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, और तीसरी राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान की टूरिज्म पॉलिसी हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि संचार साथी, अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज वही है जो 3 दिन से चल रही है। संचार साथी एक एप्लीकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 4 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि संचार साथी जो ऐप है उसको मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को पहले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होते ही उनको वहां पे इंस्टॉल करके देना है और वो मस्ट है। फिर 2 दिन बाद में इन्होंने यू टर्न लिया, क्या कहा, प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा था। आर्टिकल 21 KS पुट्टास्वामी जजमेंट के अंदर कहा गया था यदि प्राइवेसी का वायलेशन है तो वो रूल नहीं बनेगा। तो उसके बाद में इन्होंने कहा कि ये वॉलेंट्री है, यदि कोई करना चाहे तो कर ले। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये कि संचार साथी ऐप है क्या। संचार साथी ऐप क्या है, संचार साथी ऐप क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की ऐप है जो मोबाइल के अंदर लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि मोबाइल खो जाता है, यदि मोबाइल लॉस्ट हो जाता है, यदि कोई मोबाइल का मिसयूज कर रहा है तो संचार साथी ऐप के थ्रू उसको ट्रैक किया जा सकता है। संचार साथी ऐप काम कैसे करती है, IMEI नंबर के हिसाब से। IMEI क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है, जो हर एक मोबाइल की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। जब कोई इनके अंदर सिम डालता है तो उसका मैसेज वहां चला जाता है और वो ट्रैक किया जा सकता है। तो इस तरीके से संचार साथी के ऊपर जो चल रहा था वो हमने देखा। अगली न्यूज है इकोनॉमी से रिलेटेड। इकोनॉमी की सबसे बड़ी हैपनिंग होती है हर 3 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजन। अभी रुपए एक तरफ रुपए गिर रहा है तो उसके लिए अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है और ये करती क्या है, हमारे लिए एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, 6 लोगों की कमेटी होती है जिसके अंदर 3 आदमी होते हैं रिजर्व बैंक के और 3 आदमी होते हैं गवर्नमेंट के। ये सभी मिलकर क्या डिसीजन लेते हैं कि आरबीआई की जो रेट है, रेपो रेट, उसको कम करना है, ज्यादा करना है, स्थिर रखना है, क्या करना है, इस चीज का ओवरऑल डिसीजन कौन लेता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर मेंबर कौन कौन होते हैं। इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर कौन हो सकते हैं आरबीआई के 3 सबसे बड़े आदमी, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और तीसरा आदमी जो आरबीआई के गवर्नर मनोनीत जिसको करेंगे। 3 तो ये हो गए, 3 सरकार के आदमी, ये 6 के 6 मिलेंगे। ठीक है। हर एक्सटर्नल मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर द चौरियत, एक्सटर्नल मेंबर तो 4 साल के लिए मेंबर होते हैं और आरबीआई वाले तो जो आरबीआई के पोस्ट के ऊपर होगा वो सबके सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। अगला क्या है, कोरम, कोई भी मीटिंग को होने के लिए क्या एटलीस्ट 4 आदमी चाहिए। 4 आदमी के अंदर तो जो भी डिसीजन होगा, डिसीजन मेजोरिटी से होगा। यदि तीनों बराबर बराबर वोट आ गए, 3-3 वोट आ गए 6 में से, तो आरबीआई गवर्नर एक फाइनल वोट डालेंगे। ठीक है। कास्टिंग, सेकंड केस टेक डिसीजन मेजोरिटी वोट पे। ठीक है। आरबीआई, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या इतनी पावरफुल कमेटी है कि जो डिसीजन लेगी वो आरबीआई पे बाइंडिंग होगा, बिल्कुल। इस कमेटी की सबसे बड़ी खासियत यह है इसका डिसीजन बाइंडिंग है आरबीआई के ऊपर। चौथा इसके अंदर क्या है कि साल में इसको 4 बार मिलना ही मिलना है, साल में इनको 4 बार मिलना ही मिलना है। तो ये आरबीआई की रेपो रेट से रिलेटेड एक काम है जो मेजर डिसीजन कर लिया जाएगा। अब ये क्या किस तरीके से लिया जाएगा, इस तरीके से लिया जाएगा कि मार्केट के अंदर इकोनॉमी दोबारा से स्टेबलाइज हो जाए। ये अब छोटे मोटे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। छोटे मोटे फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है, दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका अंदर आया, राजभवन अब लोक भवन, राजशाही चली गई, लोकतंत्र आ गया, तो राजभवन का आ गया लोकतंत्र। ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, पीएमओ में होगी सेवा, तो सेवा तीर्थ, सेवा तीर्थ। ठीक है। राजभवन का नाम हो गया लोक भवन। ठीक है। राजस्थान तेलंगाना सबने कर दिया। सरकारी स्थानों के नाम बदल दिए सरकार ने, लोक भवन, राजपथ। ठीक है। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो पीएमओ का नाम हो गया सेवा तीर्थ, राजभवन बन गए लोक भवन। ठीक है। और सेक्रेटरीट हो गया नीति। अगला जो दैनिक भास्कर के अंदर स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी हेडलाइन है, स्पोर्ट्स के अंदर आज के डेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट चल रहा है हमारे राजस्थान के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, क्या ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है? बिल्कुल राजस्थान में पहली बार हो रहा है। कितने गेम्स इसके अंदर इंक्लूड गए हैं? 23 + 1, मतलब टोटल 24 हैं, जिनके अंदर 23 तो गेम होंगे जिनका टूर्नामेंट हो, एक गेम एज ए एग्जीबिशन होंगे। इसके अंदर इनोवेशन किया क्या है राजस्थान ने इस साल राजस्थान ने इनोवेशन किया है। इसके अंदर राजस्थान ने क्या 4 नए गेम इंट्रोड्यूस किए, कैनोइंग, काइंग और बीच वॉलीबॉल। और चौथा क्या है इसके अंदर, चौथा इसके अंदर है साइकिलिंग। 4 हमने इंक्लूड कर दिए। अब इनके फाइनल जो रिजल्ट आएंगे, जो इवेंट के फाइनल जिसको कितना गोल्ड मिले, बहुत सारे इवेंट्स है तो हमें सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हमें तो फाइनल कौन से यूनिवर्सिटी ने जीता है ये याद करना है। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अब एक चल रहा है आजकल, कल था वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर को। आज कौन सा डे है? चीता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चीता क्यों इंपॉर्टेंट है? चीता इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट चीता चल रहा है। किसने चलाया प्रोजेक्ट चीता? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने चलाया है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर क्या बन सकता है? इसके अंदर ये बन सकता है राष्ट्र हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर चीता को लाया गया? कोनो नेशनल पार्क और गांधी सागर नेशनल पार्क के अंदर आया। ठीक है। ये इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। तो ये बता रहे हैं कि अगले 2-3 साल बाद के अंदर हमारे यहाँ के खुद जो यहाँ पे पैदा हुए वो चीते हो जाएंगे। इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हमने चीते कौन कौन सी कंट्री से लिए हैं? नामीबिया से लिए हैं अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका से लिए हैं, और अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए थे तो वहां पे बोत्सवाना के अंदर भी हमने डील की है चीताओं को लाने की। अगला क्या है? इंडिया रशिया रिलेशनशिप के ऊपर है कि डिफेंस रिलेशन होगा, स्पेस, एयरक्राफ्ट, ये सारे हमने शुरुआत में देख लिए। कैबिनेट ने 3 नीतियां
एक जन विश्वास के रिलेटेड भी है। जन विश्वास के सरकार लिबरलाइज करना चाहती है, ईज ऑफ डूइंग को बढ़ाना चाहती है, इसलिए सरकार रूल्स को लिबरल कर रही है। भाई पहले जिन छोटे छोटे अपराधों के लोगों को जेल होती थी, उनके अंदर सरकार जेल को खत्म कर रही है। ठीक है, जन विश्वास। इसके अलावा प्रवासी राजस्थानी नीति लेके आए, हमने पढ़ ली। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी है, हमने पढ़ ली है। राजस्थान पर्यटन नीति है, हमने पढ़ ली है। सरकार कह रही है हम जन विश्वास अध्यादेश के थ्रू वन अधिनियम को लिबरलाइज कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर छूट देंगे। सहायता अधिनियम और जयपुर सीवरेज वाटर से रिलेटेड कोई नाली वाली खोद लेता है तो उसके अंदर हम छूट देंगे। डॉलर के मुकाबले ₹90, डॉलर के मुकाबले रुपए टूट रहा है, तो इस केस को हमने वाइडली कवर कर लिया है। प्रवासियों और निवेश के लिए धार्मिक पर्यटन स्थल थी, इसके अंदर हमने सारी पॉलिसी डिस्कस कर ली है। इसके अंदर ये हर्ष पर्वत कहां पे है, इसके कर के अंदर मौजूद है, ये अपने पता होना चाहिए। अब एक और चीज आई है, एक और चीज है, राजस्थान के अंदर गोल्ड माइनिंग के लिए सरकार कंपोजिट लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिया है। पहली बात तो कंपोजिट लाइसेंस होता क्या है? कंपोजिट लाइसेंस वो होता है जिसके अंदर जो विनर होता है, जिसने बिड की है, उसको दो चीज की आजादी दी जाती है। एक तो माइनिंग की आजादी दी जाती है, प्लस सर्च करने की उस एरिया के अंदर, आसपास के अंदर भाई कितना गोल्ड है कौन सी एरिया में, तो सर्चिंग और माइनिंग दोनों की, इसको बोलते हैं कंपोजिट। पहले दोनों अलग अलग को दी जाती थी। अब ये एग्जाम में क्या आएगा क्वेश्चन? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमें कहां कहां राजस्थान के अंदर सोने के भंडार है। बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा के काकरिया और सिलंबुर जिले के डगोचा। तो दो चीजें हमें, चार माइनिंग एरिया के नाम है, एक तो बांसवाड़ा, काकरिया, सिलंबुर में डगोचा। ठीक है, पहले माइनिंग कहां कहां सरकार ने भूकिया, जंगपुरा और काकरिया गोरा। तो इसके अंदर आपको याद रखना है भूकिया, जंगपुरा, काकरिया गोरा, डेगोचा, ये किस चीज की माइनिंग है? यह है गोल्ड माइनिंग की एरिया जो बांसवाड़ा के अंदर, सिलंबर के अंदर उपस्थित हैं। इसके अलावा गार्नेट के लिए सरकार ने माइनिंग के लिए कहां पे? टोंक के अंदर। तो टोंक जिला कौन सी मिनरल्स के लिए फेमस है? गार्नेट के लिए। ठीक है, जैसलमेर में लाइमस्टोन है। ठीक है, बांसवाड़ा के जंकिया, भूकिया, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई राजस्थान में गोल्ड माइनिंग कहां पे होती है, गोल्ड कहां पे स्थित है? तो बांसवाड़ा, जंकिया, भूकिया, काकरिया और डेगोचा आपको याद होना चाहिए। टोंक के अंदर गार्नेट मिलता है, जो लाल कलर का पत्थर होता है, चमकता है, इसका ये गार्नेट टोंक के अंदर मिलता है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हमने सर डिस्कस कर लिया। हमने दो चीजें डिस्कस नहीं की थी। इसकी टैगलाइन क्या है? पधारो हमारे राजस्थान, राजस्थान में आओ और जीतो सारा हिंदुस्तान। ठीक है, ये मेडाइवल के एरिया के अंदर भी देख सकते हैं, मध्यकाल के अंदर जिसने राजस्थान जीता उसने हिंदुस्तान जीता। तो खेल पधारो हमारे राजस्थान आओ और इंडिया जीतो, जीतो सारा हिंदुस्तान। और इसका क्या है? मस्कट क्या है? शुभांकर क्या है? खम्मा और गणी। खम्मा गणी हमारे ट्रेडिशनल अभिवादन जो है वो है। रुपए के लिए 90 प्रति डॉलर। ठीक है, ये वाली न्यूज हमने वाइडली कवर कर ली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी है, ये स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है। स्पेस टेक्नोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, ये सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर ने कवर की है। क्या है? हमने एक क्या गैलेक्सी खोजी है, उसका नाम क्या है? अलकनंदा। ठीक है, तो हमें क्या है? प्राचीन और विशाल आकाशगंगा खोज दी है जिसकी मिल्की वे जैसी दिखती है, अलकनंदा नाम है। तो आपसे सीधा ये पूछा जा सकता है अलकनंदा किस चीज से रिलेटेड है? अलकनंदा नदी भी है, गंगा की सहायक नदी है। उसके अलावा अलकनंदा क्या है? एक स्पेस गैलेक्सी मिली है जिसको हिंदुस्तान के लोगों ने खोजा है। तो आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर हमने देखा इंडिया रशिया रिलेशन को अच्छे से कवर किया। ट्रेड के अंदर हमने देखा, इकोनॉमी के अंदर देखा डॉलर के बदले में रुपए कैसे गिर रहा है। उसके बाद में हमने छोटी छोटी न्यूज जो थी वो सब देखी। उसके अलावा राजस्थान की 3 पॉलिसीज हमने कवर कर ली। अब कल मिलेंगे इसी के साथ, सारे न्यूज़पेपर दोबारा से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।